नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है राष्ट्रीय बांस मिशन यानी नेशनल बैम्बू मिशन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय बांस मिशन अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था, तो ये आपको वर्ष याद रखना है। सेकंड, इसका उद्देश्य बांस की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और बांस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र आधारित रणनीतियों को अपनाना है। अगला अगला है खुजली घर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये स्थानीय तौर पर पाई जाने वाली खुजली पैदा करने वाली लकड़ियों से निर्मित एक तंग त्रिकोणीय पिंजरा होता है। सेकंड, ये अपराधों पर रोक लगाने के लिए सजा का एक पारंपरिक रूप है। थर्ड, नागालैंड के कुछ गांवों में सजा के इस रूप को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे ये खबरों में था। फोर्थ, इन खुजली वाले पिंजरों को नागा भाषा में खुजली घर कहा जाता है, हालांकि प्रत्येक नागा समुदाय में इसका अलग नाम होता है। पांचवा, नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक ओ में इसे सीकी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मांस गृह। अगला अगला है पीएसएलवी C-51 प्रक्षेपण खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में इसरो द्वारा पीएसएलवी C-51 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये इसरो के प्रक्षेपण यान की 53वीं उड़ान थी और इसके साथ ही ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन था। थर्ड पॉइंट, इस मिशन का प्रक्षेपण अमेरिका की मिशन प्रबंधन प्रदाता स्पेस फ्लाइट इंक वाणिज्यिक प्रबंधन के तहत किया जा रहा है। फोर्थ, इस रॉकेट के जरिए 19 उपग्रहों, जिसमें ब्राजील के ऑप्टिकल पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह अमेजोनिया 1 तथा 18 अन्य उपग्रह हैं, जिसमें भारत के 5, जिसमें डीआरडीओ द्वारा निर्मित सर्विलांस सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी शामिल है, तथा अमेरिका के 13 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेजोनिया 1 जो ब्राजील का है, यानी अमेजोनिया 1 पूर्ण रूप से ब्राजील निर्मित पहला उपग्रह है, जो अमेजन के जंगलों की निगरानी करने में मदद करेगा। फिफ्थ पॉइंट, एक एसडी यानी सुरक्षित डिजिटल कार्ड में भगवत गीता को भी भेजा गया है, जो एकात्मकता यानी वननेस को मानवता के सर्वोच्च रूप और सर्वोच्च सम्मान बताती है। 6, चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट, इसके शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। अगला है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज यानी सिस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये प्लेटफॉर्म एक मजबूत, पारदर्शी और यूजर केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाएगा। थर्ड, मुक्त नवाचार की अवधारणा पर बना ये प्लेटफॉर्म बाहर से भीतर और भीतर से बाहर विचारों के प्रवाह में सहायक होगा तथा स्मार्ट शहरी प्रशासन के लिए जरूरी कौशल यानी स्किल और क्षमता यानी इफिशिएंसी या कैपेसिटी में बढ़ोतरी करेगा। फोर्थ, ये शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा। अगला है अरावली रेंज यानी अरावली पर्वत श्रेणी खबरों में। तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ या मजबूत करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए, जिससे ये पर्वत श्रेणी न्यूज में थी। अब हम लोग इस पर्वत श्रेणी से जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ। सेकंड, इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली लगभग 720 किलोमीटर तक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये खनिज दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फोर्थ, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस रेंज के तांबे और अन्य धातुओं की खानें कम से कम 5वीं सदी के ईसा पूर्व की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, अगला फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ। अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है, जो एक अब अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है। सिक्स, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। सेवेंथ, अरावली पूर्व के उपजाऊ मैदान और पश्चिम के रेतीले मरुस्थल के बीच एक अवरोध के रूप में स्थित है। आठवां पॉइंट, ऐतिहासिक रूप में यह कहा जाता है कि अरावली रेंज ने थार मरुस्थल को गंगा के मैदान की ओर फैलने से रोक कर रखा है। नाइन्थ, ये रेंज मानसून के दौरान बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता करता है, जिससे उप हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता है और इस जल से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है। अगला अगला है राइट टू रिपेयर अधिकार खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यूरोपीय संघ यानी ईयू में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर या टेलीविजन आदि बेचने वाली कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आगामी 10 वर्ष तक इन उपकरणों की मरम्मत की जा सके। इसे ही राइट टू रिपेयर के नाम से जाना जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ घोषणा हुई है, ये भी आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ में। सेकंड, यह यूरोपीय संघ के 27 देशों में लागू होगा। थर्ड, राइट टू रिपेयर एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देता है, जहां अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। फोर्थ, राइट टू रिपेयर का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहां मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। फिफ्थ, विशेष तौर पर इसे ई वेस्ट के बढ़ते खतरे को लेकर लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 खबरों में। तो ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये खबरों में क्यों है। नीति आयोग ने एक परिचर्चा पत्र यानी डिस्कस पेपर के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात नाफ्सा 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी कवरेज को क्रमशः 60% जो पहले 75% था और 40% जो पहले 50% था तक कम करने की सिफारिश की है, जिससे ये खबरों में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, इसे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था, तो ये वर्ष आपको याद रखना है। सेकंड, इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। थर्ड, इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। पांचवा, इसमें लाभार्थी पहले राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर और दूसरे अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए घर। अगला है 7वां पॉइंट, इसके तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो देने का प्रावधान है। हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा। 8वां पॉइंट, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन का प्रावधान है। 9वां, खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है। 10वां, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
11वां, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अगला है संसद टीवी खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिससे संसद टीवी खबरों में था। सेकंड पॉइंट, दोनों चैनलों के एकीकरण को लेकर प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। तो ये समिति भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है ए सूर्य प्रकाश जो समिति है वो किससे संबंधित है, आपको याद रखना है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के एकीकरण से। थर्ड पॉइंट, ज्ञात हो लोकसभा टीवी की शुरुआत 24 जुलाई 2006 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के प्रयासों के बाद हुई थी। वहीं राज्यसभा टीवी की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। फोर्थ, संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों का प्रत्यक्ष प्रसारण 2 अलग-अलग चैनलों के माध्यम से करेगा। पांचवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, रवि कपूर। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, यह प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, इसका उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। थर्ड, इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। तो ये आपको याद रखनी है। फोर्थ, ज्ञात हो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये वर्ष आपको याद रखना है 2013। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इस परियोजना की कल्पना महानदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति देखने के बाद एम विश्वेश्वरैया द्वारा वर्ष 1937 में की गई। इसकी पहली हाइड्रो पावर परियोजना को वर्ष 1956 में अधिकृत किया गया। सेकंड, ये बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर महानदी पर बनाया गया है। तो ये रिवर भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, महानदी। अगला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, रूसा को अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। सेकंड, इसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। थर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रूसा योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगा। फोर्थ, ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक निकाय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें पहला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक कंगारू पेंटिंग को ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्षुण्ण रॉक कला के रूप में पहचान की गई है। सेकंड, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसके तहत आसपास के जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संरक्षण के लिए 100 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन फ्रांस में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी ब्रिटेन में, डी चीन में। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 1 मार्च को, बी 2 मार्च को, सी 3 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी 3 मार्च को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
इसके तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो देने का प्रावधान है। सेकंड, इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। थर्ड, इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% शामिल है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी सभी यानी 1 2 3। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी जो दिए गए कथन है वो सभी सत्य हैं। अगला सवाल है आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। आइए हम लोग इस पर नजर डालते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन महानदी पर, बी सतलज नदी पर, सी गोदावरी पर, डी कृष्णा नदी पर। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।